देखिए लिखा हुआ है, भारत में यूरोप से विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही हो रहा था। यहाँ के व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर समय समय पर अनेक यूरोपीय जातियों का आगमन होता रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि प्रथम बार जो है वास्को डिगामा ही भारत पहुंचा था। उससे पहले भी भारत में बहुत अंग्रेज लोग या व्यापारी लोग आया करते थे, लेकिन जब कस्तितुनिया का पतन हो जाता है उसके बाद अगर कोई विदेशी आया है भारत तो वो है आपका वास्को डिगामा, जो कि कब आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा जो आया तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा और भारत के लिए एक नए समुद्र मार्ग की खोज की। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है कि भारत की खोज किसने किया? तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने किया। और उससे पहले भारत की खोज के लिए निकला था कोलंबस, लेकिन वह भारत को ना खोज करके किसको खोज लिया था? नई दुनिया अमेरिका को। अब आ जाइए, सबसे पहले व्यापारी के रूप से जो आए वो थे पुर्तगाली। सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आए? पुर्तगाली। और वास्को डिगामा भी कहाँ का था? पुर्तगाल का ही था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। पुर्तगालियों का भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल था व्यापार करना। खास करके जो गरम मसाला है, काली मिर्च और गरम मसाला पर एकाधिकार जमाना। और जब पहली बार आता है पुर्तगाली लोग, तो यहाँ से जब ले जाता है तो उसको 60 गुना फायदा होता है। यानी जो चीज कह सकते हैं वो 10 रुपये खरीदा होगा, अब सोच लीजिए वो वहां 600 रुपये बिका होगा। ठीक है, तो 60 गुना फायदा, तो कौन व्यापारी व्यापार करना नहीं चाहेगा 60 गुना फायदा के लिए? तो फिर दोबारा जो है 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया और सर्वप्रथम उसने गोवा पर अधिकार कर लिया 1510 ईस्वी में। और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ दे आपको एग्जाम में, तो आप अल्बुकर्क का ही नाम बताएंगे। यही आकर के वास्तविक रूप से स्थापना किया पुर्तगालियों का, गोवा पे अधिकार करके। ठीक है, तो याद रखना है 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता और उस पर अधिकार कर लिया। तो पुर्तगालियों का साम्राज्य वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था? साम्राज्य का संस्थापक तो अल्बुकर्क था। ठीक है, अब पुर्तगालियों ने भारत आगमन, देखिए जब पुर्तगाली आए तो भारत में बहुत चीज को लेके आए। जैसे भारत के लोग पहले तंबाकू को नहीं जानते थे या तंबाकू का सेवन नहीं करते थे। तंबाकू की खेती करना लोगों ने इन्हीं से सीखा। जहाज निर्माण करना, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब कामों का जो संचालन हुआ है भारत में वो पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया सर्वप्रथम, और उसके माध्यम से ही आपके देश में आया है। उसके बाद अब पुर्तगालियों के पतन के कारण यह पतन भी हो गया, तो धार्मिक असहिष्णुता, ईसाई धर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहता था। उसके बाद अल्बुकर्क के जो आगे के अधिकारी हुए वो योग्य नहीं थे। डच और अंग्रेज शक्ति का विरोध, ठीक है, डच और अंग्रेज शक्तियों का विरोध के कारण भी यह जो है आगे नहीं बढ़ पाई पुर्तगाली शक्ति। बर्बरता पूर्वक समुद्री लूट के कारण भी इसके विरोधी बहुत ज्यादा हो गए थे। ठीक है, उसके बाद डच आए। डच जो है मेन रूप से कहाँ के वासी थे? तो हॉलैंड, हॉलैंड को ही डच कहा जाता है। तो डच लोग जो है हॉलैंड से आए और ये दक्षिण पूर्व एशिया से खास करके मसालों के व्यापार में सीधा प्रवेश करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। यानी मसाला का व्यापार करना ये चाहते थे। और भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब पहुंची थी भारत में? 1608 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। वैसे भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैसे भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे? तो कार्नेलिस द हस्टमान थे, जो कि 1596 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। तो ये क्वेश्चन जो प्रथम बार आया है वो नाम बार बार पूछा है। ठीक है, तो पूछ सकता है। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना की गई और डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को क्या कर दिया? बाहर कर दिया और एकाधिकार कर लिया मसालों के व्यापार पे। अब ये दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा हो गया? तो एशिया के दक्षिण पूर्वी, जैसे आप उधर देखेंगे तो आपका थाईलैंड, वियतनाम, ये सब आपका देश है उधर, लाओस, कंबोडिया, ये सब। 17वीं शताब्दी में भारत में किए जाने वाले मसालों के व्यापार में
डचों का क्या हो गया था, एकाधिकार हो गया था। यानी 17वीं सदी लिखा है तो 1600 से 1700 के पीरियड में जो है, जो भारत से मेन रूप से मसाला का जो व्यापार कर रहे थे वो आपके डच ही किया करते थे। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर कौन आए, डच। अब आ जाइए डचों की प्रमुख कोठियां। कोठियां उसको कहते थे जहां पे विदेशी लोग आके रहते थे, अपना सामान खरीद करके लाते थे, फिर बेचने, उधर से भी कुछ सामान लेके आते थे विदेशों से, तो वो वहां पे रखते थे, फिर इंडिया से भी खरीद के वहां जाके जमा करते थे, फिर विदेश ले जाते थे, उसी को कोठी कहा जाता था। तो मुसलीपट्टनम में सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में इन्होंने, डचों ने अपनी कोठी बनाई। फिर पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 ईस्वी में इन्होंने बनाया। ये लोग मुख्यतः नील, कच्चे रेशा, सीसा और अफीम का व्यापार भारत से करते थे। डचों का प्रमुख पतन का कारण वेदरा का युद्ध। कई बार पूछेगा कि वेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ, तो वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किसके बीच हुआ, तो वो हुआ आपका किसके किसके बीच में बताइए, किसके किसके बीच, तो अंग्रेजों एवं डचों के बीच में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। और डच बुरी तरह पराजित हुए, उनका नौशक्ति कमजोर हुआ, मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति चरमरा गई। तो इस प्रकार से डच जो अब मेन रूप में जो शासन कर रहे थे 17वीं सदी में, अब वो भी कमजोर पड़ गए। अब कौन आएगा, तो अंग्रेजी कंपनी मेन रूप से अब शासन कौन करेगा भारत में, व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण जो है ब्रिटेन में, या कह सकते हैं इंग्लैंड में हो गया था 1600 ईस्वी में, ठीक है। और वह कंपनी 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था। और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को भेजा गया और इन्होंने भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति गुजरात के सूबेदार जो खुर्रम थे उससे प्राप्त किया। यानी भारत में वो कोठी लगाने का आदेश खुर्रम से प्राप्त किया सर थॉमस रो ने, ठीक है। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की। अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। और जहांगीर ने ही सूरत में अंग्रेजों को कोठी खोलने की अनुमति दी थी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी, तो रेशम, सूती वस्त्र और नील था, जो कि बिहार बंगाल के क्षेत्रों से उसको निर्यात किया जाता था अंग्रेजों को। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोग जान गए। अब अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियां कहां और कब खोली गई, तो सबसे पहला कोठी सूरत में, अंग्रेजों की प्रथम कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में, मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, मद्रास में 1630 ईस्वी में, हुगली में 1651 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहली कोठी पूछता है बार बार, अंग्रेजों की सबसे पहली कोठी कहां खुली थी, तो सूरत में। कब, तो 1608 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेओ के कारण चार्ल्स को मुंबई दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दी, कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों की कोठी पूछे तो याद रखिएगा 1608 ईस्वी। अब आ जाइए अंग्रेज के बाद कौन आएंगे, फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंका कैरो द्वारा ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा, तो फ्रैंका कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। और दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में खोली गई। तो अंग्रेज का और फ्रांसीसी का दोनों का प्रथम कोठी सूरत में ही स्थापित हुआ। और 1673 ईस्वी में फ्रांसवा मार्टिन ने पुदुचेरी होना चाहिए या पांडिचेरी की नींव डाली 1673 ईस्वी में। तो फ्रांसवा मार्टिन, पुदुचेरी में मेन रूप से विदेशी जो रहते थे वो आपके फ्रांसीसी रहते थे। पुदुचेरी अभी आपका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, पांडिचेरी, पुदुचेरी जिसको। अब आ जाइए फ्रांसीसी भी आगे। अब इन विदेशी शक्तियों के बीच में युद्ध होगा। सभी एक छत्र राज चाहेंगे कि भारत में व्यापार करे, चूंकि इनकम बहुत ज्यादा हो रहा था।
यह प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में, यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़ा गया और बाद में फाइनली दोनों के बीच संधि हुई और फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ, 6 वर्ष का चला। इस युद्ध के दौरान 1754 ईस्वी में जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, गोडह्यू के जगह डुप्ले आया और इसके तहत 1775 में पांडिचेरी की संधि हुई। फिर आ जाइए तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 चलेगा। सब किसके बीच हो रहा है? तो फ्रांस और अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में व्यापार का एकाधिकार के लिए। यह युद्ध में फ्रांसीसी क्या होंगे? बुरी तरीका से हार जाएंगे। 1763 में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश फ्रांसीसी ने अंग्रेजों को दे दिया और पेरिस की संधि से अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध का विराम हुआ। इस प्रकार से अब मेन रूप से सत्ता में कौन आ गया? यहाँ पे अंग्रेज आ गए। ठीक है, हाँ, वो अलग युद्ध होगा। अब आ जाए समकालीन बंगाल के शासक, क्योंकि अब हम लोग का जो फोकस होगा वो बंगाल पे होगा, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल पे ही एकाधिकार जमाते हैं और बंगाल में जो शासक हुए उसमें से नाम आप लोग कंटिन्यू में आप अगर देखिएगा तो ये मुर्शीद कुली खां 1713 से, ये सब बंगाल का नवाब हुआ करते थे। सुजाउद्दीन 1727 से 1739। अलवर्दी खां बोला था कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह हैं, अगर उनको अच्छे से रहने दोगे तो वो शहद देंगे, नहीं तो मार के खा जाएंगे, काट के खा जाएंगे। यह बात अलवर्दी खां ने बोला था, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। सिराजुद्दौला का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1757 में होता है और वह इस युद्ध में मारा जाता है। फिर इसी का सेना नायक जो गद्देदारी करता है मीर जाफर बनता है, लेकिन वो भी अंग्रेजों के मनोकामना को पूरा नहीं कर पाता है। फिर इसका दामाद मीर कासिम बनता है, बंगाल का नवाब। ये समझ जाता है अंग्रेजों की चाल को। फिर यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां लेके गया? मुंगेर। अंग्रेज की बातों को जब यह मानने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने इसको हटा के फिर किसको बना दिया? मीर जाफर को। फिर उसके बाद निजामुद्दौला आया, रफुद्दीन आया, मुबारकुद्दौला आया। ठीक है, क्या मीर जाफर को इसलिए बना दिया कि मीर कासिम जो है बात नहीं मान रहा था, तो उसको वो इसलिए अंग्रेज लोग अपने आप शासन करना नहीं चाह रहा था। देखो, बंगाल का नवाब अलवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा, यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगे और अगर छेड़ दिया जाए तो काट काट के मार डालेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह पंक्ति किसने बोला था? तो अलवर्दी खान ने बोला था। एक घटना ब्लैक होल की घटना है, तो कई भारतीय इतिहासकार इसको गलत बताते हैं, बोलते ये झूठी कहानी है, लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार ने जो बताया उसके हिसाब से एक ब्लैक होल की घटना है। क्यों रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करके उसको हराया था, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है अंग्रेजी इतिहासकार। 146 अंग्रेज बंदियों जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, उसको 18 फीट लंबे और 14 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो सिराजुद्दौला के द्वारा। क्यों? तो अंग्रेज लोग उसको टैक्स नहीं दे रहे थे और अपना किला में जो है जो भी वो जो था किला तोड़ने की बात हुई थी, किला तोड़ने के लिए बोला गया था और अंग्रेज लोग टैक्स चोरी कर रहे थे। जो सबसे ऊपर में जो यहाँ पे दिया गया था अलवर्दी खां के द्वारा, ठीक है, शायद मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही कोई एक पत्र दे दिया गया था अंग्रेजों को, व्यापार करने में छूट दे दिया गया था, क्योंकि उसका इलाज कर दिया था अंग्रेज लोग, शायद मुर्शिद कुली खां ही था। तो उसी के बाद वो फ्री में व्यापार कर रहा था, लेकिन जिसको व्यापार का फ्री कार्ड दिया गया था उसके अलावे भी जो अंग्रेज थे वो भी एक दूसरे को दे करके फ्री में वो व्यापार करवाते थे। तो यह बात जब सिराजुद्दौला गद्दी पे आया तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसको टैक्स की चोरी हो रही थी, तो उसने उसको रोकना चाहा और उसने जो है कहा जाता जब अंग्रेजों ने बात नहीं माना तो 146 अंग्रेज बंदी जो स्त्री और बच्चे भी थे उसको एक काल कोठली में बंद कर दिया था, जो 18 फीट लंबा और 14 इंच चौड़ा था। और 20 जून 1756 की रात को बंद किया गया और 23 जून यानी 3 दिन बाद जब कोठरी खोली गई तो उसमें मात्र 23 लोग ही जीवित थे
और यह घटना नवाब सिराजुद्दौला के समय घटी थी, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव बदला लेने के लिए उसके साथ षड्यंत्र करता है। क्योंकि अंग्रेज इतिहासकार अपने आप को सही साबित करना चाह रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी अंग्रेज को अपने आप को वो सही साबित करना चाह रहे हैं। अब ये सच्ची घटना है या नहीं है, इस बात की पुष्टि भारतीय इतिहासकार भी नहीं कर पाए या कोई नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें से जो व्यक्ति बचा था उसी ने इस घटना को बोला था। अब वो वास्तव में वो घटना घटित हुई कि नहीं हुई, यह आज भी जो है संशय की बात, ठीक है, क्लियर नहीं है। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया गया, और वो कब बनाया गया, तो 1733 में। बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अति महत्वपूर्ण, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांत कब बनाया गया था, तो 1733 ईस्वी में, ठीक है। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली। तो लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, आप नाम जानते ही है। जब प्लासी का युद्ध होता है उसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है, क्योंकि उसके जो सेनापति थे मीर जाफर, उसी ने उसके साथ गद्देदारी किया। अब आ जाइए 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। जब आप देखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध होगा और उसमें अंग्रेज संयुक्त रूप से जीत जाते हैं, तो बंगाल पे उनका अधिकार हो जाता है। तो वो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना करते हैं। तो द्वैत शासन स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है आपका, रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड क्लाइव है। भारत में फिर वो क्या करते हैं, इस क्षेत्रों में रैयतवारी व्यवस्था, उसके बाद टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की। भारत में रैयतवारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, टॉमस मुनरो ने। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था खास करके मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया, और जो कोलकाता प्रेसिडेंसी था, बिहार बंगाल, यहाँ पे उन्होंने जमींदारी प्रथा लागू किया। तो ये भी याद रखिएगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे फिर। अब आ जाइए बंगाल के गवर्नर जनरल। तो सबसे पहला गवर्नर बनेंगे वो है वारेन हेस्टिंग्स। 1772 से 1785 ईस्वी में इन्होंने 1772 में बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, बंगाल का, ठीक है। अब आ जाइए उसके बाद 1786 से 93 कौन रहेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, तो कई बार पूछेगा कि जमींदारी प्रथा के संस्थापक या लागू करने वाले कौन हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब, तो 1793 ईस्वी में। इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का जितना भी टैक्स वसूली करना था 90% वो अंग्रेज को देना है, कंपनी को देना है, और 10% अपने पास रखते थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी। इसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाने में सहायक संधि। तो देखो, अगर पूछ दे आपको कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर पूछ दे आपको कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। और उसके तहत सबसे पहले किसको मिलाया, तो हैदराबाद। किसको मिलाया, हैदराबाद। अब आ जाइए लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल, प्रथम एंगल नेपाल युद्ध 1816 में। ऐसे सिगौली की संधि भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1816 में नेपाल और अंग्रेज सरकार के बीच में हुई थी सुगौली की संधि। ये भी अभी नेपाल के साथ भारत का जब विवाद चलता है तो सुगौली की संधि आ जाता है बीच में, 1816। लॉर्ड एम हर्स्ट प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के समय थे। 1824 ईस्वी का बैरकपुर सैन्य विद्रोह लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में हुआ। अब आ जाइए 1828 से, ये सब बंगाल के गवर्नर थे। ये सब कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल।
अब आ जाइए 1828 से क्या होगा कि वो वही पोस्ट अब क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब बोलना है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के कौन थे तो राजगोपालाचारी। वायसराय पूछे थे लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग याद रखना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, 1828 से 35 ये अति महत्वपूर्ण कार्य करते, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को अच्छे से आप लोग देख लीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम इन्हीं को कहा जाता है भारत का, वो सब बंगाल का ही था। ठीक है, इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। किसके कहने पे, तो राजा राम मोहन राय। और 1830 ईस्वी में इसने ब्याह ठगी प्रथा और बाल हत्या की भी समाप्ति किया था। ठीक है, ठगी प्रथा और बाल हत्या को समाप्त करने वाला भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत बेंटिक के शासनकाल में हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 ईस्वी में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1835 ईस्वी की मैकाले की जो शिक्षा घोषणा आती सिफारिश के पश्चात अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। ठीक है, अगर पूछेगा कि जो पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में किस घोषणा पत्र या तो मैकाले की घोषणा से ही शुरुआत हुई, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, याद रखना है। उसके बाद चार्ल्स मेंटकॉफ को भारत के प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको, तो लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आ जाइए डलहौजी। डलहौजी अति महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में पूरा आपको आधुनिक करवाना, इसीलिए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको बोलते हड़प की नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया। पहले क्या था कि राजा का पुत्र नहीं है तो वो गोद ले लिया तो उसको भी अधिकार दे दिया जाता था, राजा का अधिकार। लेकिन इसने क्या किया कि अगर किसी राजा को, अगर उसका पुत्र नहीं हुआ, वंश नहीं है आगे, तो वह ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट हो जाएगा, ऐसा नीति लगा दिया। इसी को बोलते हैं हड़प की नीति। और कई राज्यों को तो वहां शासन सही से नहीं चल रहा है, उसके नाम पे भी उसको मिला लिया। जैसे अवध को कुशासन का आधार बना करके अवध को मिला लिया। यानी ये हड़प ना एक कह सकते हैं कि किसी भी तरीका से वो भारतीय राज्यों को हड़प रहा था। कौन, डलहौजी। तो इसके कारण सबसे पहले सतारा, झांसी, नागपुर, अन्य राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। कौन, तो डलहौजी। शिक्षा संबंधी सुधार करते हुए डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि वुड डिस्पैच कब लागू किया गया शिक्षा संबंधित सुधार के लिए, तो 1854 ईस्वी। ठीक है, वुड डिस्पैच एक शिक्षा जो नीति थी, उसके तहत क्या किया गया था, जो भी आपका कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उसकी स्थापना की गई। पहले क्या था कि डिग्री कॉलेज स्थापित नहीं था, जैसे साइंस कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब के लिए डिग्री मिलना पहले मिलता नहीं था। अब क्या होगा कि डिग्री मिलेगा, जो बच्चे पढ़ेंगे उनको डिग्री दिया जाएगा। यह वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच के तहत लागू किया गया था। वुड डिस्पैच समिति को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसने भारतीय शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार करने का प्रयास किया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक, भारत में अगर पूछे रेलवे का जनक किसको कहा जाता है, तो डलहौजी को। और इन्हीं के प्रयास से 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेलवे चला था, बंबई से थाने तक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय लोगों को सुख सुविधा के लिए रेलवे चलाया था, वो ज्यादा से ज्यादा यहां से कच्चे माल ढोना चाह रहा था ब्रिटेन में, इसलिए उसने रेलवे का जो है संचालन यहाँ पे करवाया था। और भारत में टेलीग्राम कलकत्ता से आगरा के बीच 1853 में सर्वप्रथम डलहौजी ने ही चलवाया था। कुछ काम गलत किया तो कुछ काम अनजाने में अच्छा कर गया। ठीक है, अब आ जाइए 1857 की क्रांति। आप लोग अच्छे से डीपली पढ़े हुए ही, बस यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है, कीवर्ड्स है। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई।
मंगल पांडे वो पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने बलिदान दिया। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो कमल और चपाती था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कैप्टन कैंपबेल ने भारतीय विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कैप्टन ने निभाया था 1857 की क्रांति को कंट्रोल करने के लिए, तो वो था कैप्टन कैंपबेल, याद रखिएगा। अब यहाँ पे है कौन कौन से केंद्र में किस नेता ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। तो झांसी वाला तो सबको याद ही रहता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर वाला भी बाबू वीर कुंवर सिंह और इन्हीं का भाई था अमर सिंह, ये भी याद ही रहेगा आपको। दिल्ली का याद रखिएगा आपका, ये कानपुर से लड़ा था, ये गलत है, कानपुर से जो थे लड़े थे, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया था अंग्रेज, ठीक है। हाँ, महाराष्ट्र के थे, पेंशन बंद कर दिया गया था। ये कानपुर में निर्वासित थे, निवास कर रहे थे, और तात्या टोपे इनके सेना नायक थे, ठीक है। लखनऊ बेगम हजरत महल, ठीक है। और दिल्ली से यहाँ पे जफर द्वितीय होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने पार्टिसिपेट किया था, ये लिख लीजिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसको जो है अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया और वहां पे इसको काला पानी की सजा हो गई थी, ठीक है। उसके बाद फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन इसको कहा जाता है, मौलवी अहमदुल्ला को। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और बरेली से खान बहादुर। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा, ऑप्शन मिलाने वाला हो सकता है, यहां से दे दे। 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय जो सेना था उसका पराजय हो गया, वो हार गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 ईस्वी में अपने शासन का समाप्त कर दिया और भारतीय शासन सीधे अब किसके हाथ में कर दिया, ब्रिटिश ताज के अधीन। अगर पूछेगा कि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से शासन कब से प्रारंभ किया, तो 1858 ईस्वी से, 1857 की क्रांति के बाद। उससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उससे पहले जो होते थे गवर्नर जनरल होते थे, अब क्या हो जाएगा, पोस्ट वाइसराय हो जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ, इसीलिए अब देखिए भारत के प्रमुख वाइसराय आगे कौन आएंगे, लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे भारत के प्रमुख प्रथम वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1863 ईस्वी। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने भारत में न्यायिक सुधार के लिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना किया। किसने, तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड मेयो, यह क्वेश्चन पूछा था 67 पीपीएससी में कि किसके समय सबसे पहली बार जनगणना हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में आपकी पहली जनगणना हुई थी। और भारत में विकेंद्रीकरण की नीति का जन्म सर्वप्रथम जो है लॉर्ड मेयो ने ही दिया था। अब आ जाइए लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन ने भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया, यानी आप बिना किसी सूचना के या बिना अंग्रेजों को दिखाए हुए कोई भी चीज न्यूज़पेपर में नहीं पब्लिश कर सकते। सबसे पहला कॉपी आपको अंग्रेज अधिकारी जो भी होंगे, उसका सेंसर बोर्ड होगा, उसको दिखाना होगा। वो देख लेगा कि कोई अंग्रेज विरोधी बात तो नहीं है, तब जा करके वो पास करेगा, तब वो पब्लिश होता था, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही है, बनाकर समाचार पत्र पर क्या किया था, कठोर नियंत्रण लगा दिया था। इसके शासन काल में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। कब, तो 1878 ईस्वी में। अब आ जाइए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आएगा, ये क्या करेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया, तो लॉर्ड मेयो के समय में लगा, और लॉर्ड रिपन इसको क्या करेगा, समाप्त कर देगा। रिपन ने अपने शासन काल में की शुरुआत 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करके किया। तो कैसे याद रखिएगा, रिपन से याद रखिएगा, रिबन में जो पेपर ये बांध दिया उसको ये क्या किया, काट दिया, रिबन को क्या किया, काट दिया। समझ रहे हैं ना, रिपन से याद रखिएगा, यानी जो उसने प्रतिबंधित कर दिया था न्यूज़पेपर में, उसको ये फ्री कर दिया। किसने, रिपन ने। इसके शासन काल में 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, और तभी से लेकर आज तक जो है 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना हो रहा है।
लॉर्ड रिपन की स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछ चुका है यह क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था, जो मुखिया सरपंच देखते हैं उसकी शुरुआत जो सर्वप्रथम जो है लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था। तो इसलिए भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब आ जाइए लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जानते ही हैं, 1919 में आया था। इसके द्वारा भारतीय परिषद एक्ट 1919 को पारित किया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। अब लॉर्ड हार्डिंग, इसके शासनकाल में 1911 में बंगाल विभाजन को घोषणा रद्द कर दी गई और 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां बना? दिल्ली में। तो बनाया गया, कब बनाया गया? तो 1911 ईस्वी में घोषणा कर दिया गया, लेकिन बना 1912 में। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज करा देता है। घोषणा कर दिया गया था 1911 में ही कि अब कलकत्ता की जगह दिल्ली राजधानी होगी, लेकिन बना कब? तो 1912 ईस्वी में। अब आ जाइए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21, और इसी के समय में क्या होगा? 1919 में रॉलेट एक्ट आएगा। और रॉलेट एक्ट जो क्या था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किसी को भी अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते थे आरोप लगा करके। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो गई। जब वहां पे इसके विरोध करने के लिए वहां जनसमूह एकत्रित हुआ तो जनरल डायर ने उस पर गोलियां चला दी। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा था, जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा था जनरल ओ डायर ने। ठीक है, 1919 ईस्वी में गोली। अब आ जाइए लॉर्ड इरविन, 1926 से 31। आप जानते होंगे गांधी और इरविन समझौता होता है। ठीक है, इसके शासनकाल में लंदन में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। द्वितीय कब हुआ? 31। द्वितीय कब हुआ? 31। और तृतीय 32, 1932। अब देखिए 1930 ईस्वी में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ। इसके पश्चात गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अब आ जाइए लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1944 ईस्वी। इसके शासनकाल में पहली बार मुस्लिम लीग द्वारा 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कई बार कि पाकिस्तान का सर्वप्रथम मांग किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने, जो एक पार्टी थी। और कब किया था? 1940 ईस्वी में। इसके शासनकाल में 1942 का क्रिप्स मिशन भारत आया था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्रिप्स मिशन, जिसको भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, किसके समय में? लॉर्ड बेवेल के समय में। 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। और ये जब आया तो भारतीयों ने इसका स्वीकार किया और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब आ जाइए अंतिम गवर्नर जनरल भारत के, वायसराय। अंतिम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। और ये भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है यहां तक कवर कर लिया। और जिन लोग को पीडीएफ चाहिए तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 7070634348 पर। और ऐप को डाउनलोड कर लें, कंपटीशन हब, और वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।